Hello friends, my name is CS Mayank Agarwal and I welcome you all in today's lecture of Fundamentals of Economics and Management, that is chapter number 1 Basic Concepts of Economics। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल कंसेप्ट्स करेंगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स आएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सीएमए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। हालांकि इस वीडियो को 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, कोई भी बच्चा देख सकता है जिसके सिलेबस में भी इकोनॉमिक्स है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। पहला है वेल्थ। ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, फंडामेंटल कंसेप्ट। पहला है वेल्थ। अब जनरली हम वेल्थ से क्या समझते हैं? वेल्थ का मतलब जो भी आज तक हमने एक्वायर किया है। यस, वेल्थ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर कंट्री के पास जितनी भी संपत्ति है उसके अधिकार क्षेत्र में या उसके पोजीशन में, वो सब वेल्थ की कैटेगरी में आता है। सो वेल्थ इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ द गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन के ओनरशिप के अंतर्गत कोई भी प्रॉपर्टी अगर आती है या कोई भी गुड्स अगर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, 4 कार्स हैं, ठीक, 2 फार्म हाउस है और एक जिम है, एक मेरा कमर्शियल बिल्डिंग है। ये सब मेरे लिए क्या है? वेल्थ है। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ द गुड्स अंडर द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इज नोन एज व्हाट? वेल्थ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्थ की वेल्थ कितने प्रकार का होता है। तो बेटा वेल्थ 2 प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल वेल्थ और दूसरा होता है नेशनल वेल्थ। नो, पर्सनल वेल्थ का मतलब क्या? कोई भी गुड्स अगर इंडिविजुअल पर्सन के ओनरशिप के अधीन है, किसी भी पर्सन के ओनरशिप के अंतर्गत कोई गुड्स है तो वो पर्सनल वेल्थ कहलाता है। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो मेरी वेल्थ है, उसके ऊपर देश का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तो वहां पे वो वेल्थ क्या कहलाएगी? पर्सनल वेल्थ कहलाएगी। ठीक, तो स्टॉक ऑफ द गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल, ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज व्हाट? पर्सनल वेल्थ। फॉर एग्जांपल हाउस, शॉप, कार, लैंड, ये सब मेरा है, दैट इज नोन एज व्हाट? पर्सनल वेल्थ। दूसरा होता है हमारा नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ का मतलब एनी गुड्स विच आर अंडर द ओनरशिप ऑफ अ नेशन, मतलब जो देश की संपत्ति है, जिसमें देश का अधिकार है, देश में रहने वाले लोगों का अधिकार है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा? नेशनल वेल्थ कहलाता है। उदाहरण के तौर पे पब्लिक पार्क्स, डैम, ब्रिजेस, रोड्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो नेशन की वेल्थ है, दैट इज नोन एज नेशनल वेल्थ। आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर होगा। सो वेल्थ कोई भी गुड्स जो किसी पर्सन के ओनरशिप के अंतर्गत आती है वो वेल्थ कहलाता है। इसमें 2 प्रकार के वेल्थ होते हैं, एक होता है नेशनल वेल्थ और दूसरा होता है पर्सनल वेल्थ। पर्सनल वेल्थ का मतलब जो किसी पर्सन के ओनरशिप में हो वो पर्सनल वेल्थ, जो एक कंट्री के ओनरशिप के अंतर्गत हो तो वो नेशनल वेल्थ। ठीक, नेक्स्ट मनी। अब आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा मनी क्या होता है। ठीक, हालांकि इस मनी वर्ड को हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में, लेकिन अभी ये टर्म दिया है तो मनी से हम क्या समझते हैं? एक डेफिनेशन है मनी का, एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं, एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने मुझे गुड्स बेचा, आपने मुझे कुछ गुड्स बेचा, उसके बदले मैंने आपको पैसा दिया, तो यहां पे जो ये पैसा है ये क्या कहलाएगा? मनी। ना सिर्फ पैसा, करेंसी, बल्कि पहले के जमाने में जो बार्टर एक्सचेंज चलता था, गुड्स के बदले गुड्स, वो भी एक तरीके का क्या है? मनी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे, आप एक शूज मैन्युफैक्चरर हो और मैं एक फार्मर हूं। ठीक, आप शूज मैन्युफैक्चरर हो, मैं एक फार्मर हूं।
आपको आपको वीट लेना है और मुझे शूज लेना है। मैं आपके पास अप्रोच किया, मैंने कहा कि सर देखिए ऐसा है कि मुझे शूज चाहिए। आपने कहा ठीक है, लेकिन शूज के बदले आपको मुझे वीट देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब यहां पे जो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो भी मनी कहलाएगा। लेकिन वो बार्टर एक्सचेंज में कहलाता था। तो उसी आधार पे मनी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहले जो होता था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में, उसको हम लोग कहते थे कस्टमरी मनी। क्या कहते थे बेटा? कस्टमरी मनी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमरी मनी का मतलब क्या होता है? एनी कमोडिटी विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेरे एग्जांपल में जो वीट और शूज था वो क्या है? हमारा कस्टमरी मनी। वो एक एग्जांपल है कस्टमरी मनी का। लेकिन विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, एक्सचेंज का जो तरीका है वो बदलने लगा। चूंकि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, इस वजह से उसको धीरे धीरे क्या किया, सेट असाइड किया गया और मनी का इवोल्यूशन हुआ। कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ, क्या पहले क्या चलता था, अभी क्या चलता है, वो सब हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई की। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई मतलब जो हमारे देश में मनी सप्लाई हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसमें आ रहा है रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए, इन सभी करेंसी नोट्स क्या है? मनी सप्लाई का एक हिस्सा है। दूसरा, जो कॉइन्स हम लोग यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। देन क्रेडिट कार्ड्स। आप कोई भी ऐसी चीज, जैसा कि आपका डेफिनेशन में लिखा है, एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्रेडिट कार्ड का आप यूज करके क्या करते हो? एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मनी सप्लाई। अगला है ट्रेवलर्स चेक। ट्रेवलर्स चेक का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो बहुत सारा मनी कैरी करने से अच्छा आप क्या करते हो, अपने बैंक से एक चेक इशू करवाते हो। वो चेक को आप कहां जाके एनकैश करा सकते हो? दूसरे देश में, जहां पे भी आप जा रहे हो टूर के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, वहां पे आप जाके क्या करा सकते हो? उसे एनकैश करा सकते हो। वो कहलाता है ट्रेवलर्स चेक। और भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक, लेकिन इतना बस ध्यान में रखना कि कोई भी चीज जिसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज व्हाट? मनी। इसमें कस्टमरी मनी बहुत ध्यान रखना। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे और कंसेप्ट पे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, अब कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। सब तीसरा कंसेप्ट है हमारा मार्केट। तीसरा है हमारा मार्केट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? So, market refers to a place where the buyers and sellers comes in contact with each other to exchange the goods and services for money. मतलब कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच सके। So it refers to a place where the buyers and sellers come in contact with each other for buying and selling of the goods and services. अब क्या मार्केट सिर्फ उस प्लेस को बोला जाएगा जो फिजिकली प्रेजेंट हो? सोच के देखिए। नहीं, तो यहां पे बेटा मार्केट एक वाइडर टर्म है, क्योंकि पहले क्या होता था, मार्केट एक प्लेस का नाम होता था या एक एरिया होता था जहां पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे। विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आज हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी ऑनलाइन एप्स के थ्रू क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। सो Amazon, फ्लिपकार्ट, Myntra, all these apps provide us a platform. It provides us a platform in which the buyers and sellers comes in contact with each other for exchange of goods and services. So that is also a market, e-market. So market का मतलब कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे buyers और sellers एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे so that they can exchange the goods and services. Now what is the function of the market? क्या फंक्शन है मार्केट का? तो बेटा समझना, market determine the price of the goods. Market determine the price of the goods and
सर्विसेज। पहला फंक्शन क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिसाइड किया जाता है। कैसे? आप एक मार्केट में गए, ठीक, सब्जी मार्केट में आप गए, वहां पे आप मोल भाव करोगे। फॉर एग्जाम्पल आलू आलू 10 रुपए किलो सामने वाला बोल रहा है, तो आप उससे बार्गेनिंग करोगे 8 रुपए किलो। तो यहाँ पे मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। सिमिलरली कितना क्वांटिटी ऑफ द गुड्स बेचना है, कितना खरीदना है, ये भी मार्केट में पता चलता है। सो इट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इट डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। ठीक, अब हालांकि ये मार्केट जो है डिटेल में मार्केट चैप्टर में भी हम लोग और डिस्कस करेंगे इसको। अभी जितना आपके चैप्टर 1 में दिया उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। अगला है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मैकेनिज्म। ना, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी मार्केट हैं, सभी गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी एक गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके जितने भी मार्केट्स हैं, उन सब का सम टोटल, उन सब का एग्रीगेट क्या कहलाता है बेटा? मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट मैकेनिज्म। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका भी सेम फंक्शन होता है। इट डिटरमाइंस द प्राइस एंड क्वांटिटी। इट डिटरमाइंस द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बॉट एंड सोल्ड। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं उन सभी का प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन किया जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। आई होप आपको मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर दोनों क्लियर होगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पे पैसा लगाना, यही समझते हैं आम भाषा में। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में जाऊं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कि हमारे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में किसी भी प्रकार का हम एडिशन करते हैं तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे पास एक घर है, ठीक, एक बंगलो है, और मैंने 2 और बंगलो खरीद लिए 10-10 करोड़ के। मेरे पास एक बंगलो था 20 करोड़ का, ठीक, और मैंने 10-10 करोड़ के 2 और बंगले ले लिए। तो मेरा जो कैपिटल स्टॉक था कितने का? 20 करोड़ का। उसमें अब 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ और एडिशनल स्टॉक आ गया। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का कहलाएगा? 20 करोड़ का। एडिशन, जो भी मैंने एडिशन किया एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन इंक्रीज in the capital stock. Increase in the capital stock is known as what? Investment. ठीक, ये वर्ड कैपिटल स्टॉक क्या होता है इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। It refers to an increase in the capital stock of an economy is known as investment. अब 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला, एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने रियल एसेट्स को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, या रियल एसेट्स में हम एडिशन करते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? रियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास एक घर था, मैंने 2 और घर खरीदे, वो फिक्स्ड एसेट्स, वो एसेट्स को मेरा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड व्हाट? रियल इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, शॉप, किसी भी प्रकार का जो रियल एसेट्स है उसमें अगर इंक्रीज आता है, उसमें वृद्धि होती है, तो दैट विल बी रियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, किसी कंपनी के न्यू शेयर्स खरीदते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट मींस purchase of new shares of a particular company is known as what?
portfolio investment. However, it excludes the purchase of existing shares from another shareholder. मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई शेयर खरीदा किसी कंपनी से पहली बार, या कंपनी ने पहली बार कोई शेयर मुझे इशू किया, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वो मेरे लिए क्या कहलाएगा बेटा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने मुझसे वही शेयर खरीद लिया तो वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, बिकॉज इट डज नॉट इंक्रीज द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए रिलायंस जियो अपना आईपीओ लेके आया, ठीक, रिलायंस जियो ने अपना आईपीओ लाया, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ का सपोज। तो जब मैंने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो पहली बार मैं नए शेयर्स खरीद रहा हूं कंपनी से, मतलब मैं 1 करोड़ एडिशन कर रहा हूं इकोनॉमी में, कैपिटल स्टॉक में, वो कहलाएगा मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसमें से मैंने 50 लाख शेयर्स बेच दिए, 50 लाख के शेयर्स किसी और को बेच दिए और उसने खरीद लिया, तो वो नहीं कहलाएगा कि ही हैज इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीज इन द इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज 1 crore rupees which I have invested already includes rupees 50 lakh. Yes or no? तो ये हमारा क्या होगा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में न्यू शेयर्स का परचेज आएगा, बट एग्जिस्टिंग शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर से परचेज किया हुआ नहीं आएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। एक बार इसको देख लीजिए। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका बेटा मेरे को कोई हेडिंग नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेडिंग बनाया है इसका। 2 प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट को फिगर आउट कर सकते हैं, या एस्टिमेट कर सकते हैं, या निकाल सकते हैं, जो भी आप बोलो। एक कंसेप्ट कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का जनरली मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल या एग्रीगेट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन। मतलब जब मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, सपोज 1 अप्रैल 2020 को मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, सपोज 10 लाख रुपए का, तो वो मेरा 10 लाख रुपए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैंने उसका वैल्यूएशन किया तो उसमें मैं 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। तो मैंने जो उसको डेप्रिशिएट कर दिया उसमें मैंने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, तो उसकी वैल्यू हुई 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया। लेकिन विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। So gross investment refers to the total investment without considering the depreciation. That is aggregate investment on पहला fixed investment और दूसरा inventory investment. अब 2 प्रकार के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। किसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं बेटा? फिक्स्ड एसेट्स में जब मैं इन्वेस्ट करूंगा दैट विल बी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। और जब मैं रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, इस प्रकार के एसेट्स में क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपने वर्ड सुना होगा इन्वेंट्री, स्टॉक। तो इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ गुड्स, सॉरी रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। और जब इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक। और फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री एसेट्स को ही हम इन टोटलिटी क्या बोलते हैं? कैपिटल स्टॉक। क्लियर है आपको यहां तक? आगे नेट इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब होता है जब मैं अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो जो वैल्यू आती है दैट विल बी नेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए और एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, अब 2 और कंसेप्ट, एक है सेविंग्स और दूसरा है इनकम। पहले इनकम पढ़ लेते हैं, फिर सेविंग्स पे आते हैं। इनकम का मतलब क्या होता है? एक पर्सन
ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 1 साल, उस 1 साल में उसने कितना इनकम या कितना अमाउंट रिसीव किया, कितना अमाउंट अर्न किया, उसे हम लोग इनकम कहते हैं. सो इट रेफर्स टू द नेट इनफ्लो ऑफ द अमाउंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट, इनकम. सो इट रेफर्स टू द अमाउंट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. नाउ फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? 2 कंसेप्ट होते हैं. नेशनल इनकम में पढ़ा होगा और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है यूट्यूब में, उसमें मैंने डिटेल में स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट को डिस्कस किया है. सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब सपोज कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, उसे हम लोग फ्लो कहते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2016, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2019, इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर 2020. ये सब क्या है? फ्लो कंसेप्ट है. सिमिलरली एक स्टॉक कंसेप्ट भी होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जैसे कि वेल्थ. आज की डेट तक मैंने कितना प्रॉपर्टी जनरेट किया है, वो वेल्थ है, दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट, इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट. आपको डिटेल में जानना है तो मैंने यूट्यूब में भी इसका लिंक डाला हुआ है, इसका वीडियो सेपरेट बनाया है नेशनल इनकम के अंतर्गत. आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं. मेरा चैनल है एम स्मार्ट एकेडमी. ठीक, अगला है सेविंग्स. नाउ सेविंग्स जो है बेटा, वो है हमारा जो भी अमाउंट खर्च करने के बाद जो बचा हुआ पैसा होता है, उसको हम लोग सेविंग्स कहते हैं. So it refers to any amount which is left after the expenditure is known as savings. For example, मेरी 10 लाख रुपए इनकम है. कितने? 10 लाख रुपए मेरी इनकम है. उस 10 लाख रुपए में से मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो बचा हुआ पैसा मेरे लिए क्या होगा? सेविंग्स. तो 8 लाख रुपए मेरी सेविंग्स होगी. तो सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर या इनकम माइनस कंजम्पशन इज नोन एज व्हाट? सेविंग्स. Now, it is generated out of current income and past income. Savings जो होता है वो कहां से जनरेट किए जा सकते हैं? एक तो करंट इनकम, फॉर एग्जांपल आज इस महीने की इस साल की इनकम है मेरी 10 लाख रुपए, उसमें से मैंने 8 लाख रुपए बचाए, सेविंग्स हुआ. और पुराना जो मेरा सेविंग्स पड़ा हुआ था वो था टोटल 20 लाख रुपए. तो मैंने करंट इनकम से उसको जनरेट किया 8 लाख रुपए और पास्ट इनकम से भी मेरा कुछ ना कुछ सेविंग्स था. तो उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड सेविंग्स भी कहते हैं. सो सेविंग्स इज जनरेटेड आउट ऑफ करंट इनकम एज वेल एज पास्ट इनकम. इसे नोट डाउन कीजिए. फिर 2. तो बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है. आई होप आपको समझ में आएगा फंडामेंटल कंसेप्ट्स. और आपको किसी भी प्रकार का किसी भी वीडियो में अगर डाउट है, किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा सिली सा डाउट भी अगर आपको है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा फोन नंबर है 7001299951. ये मेरा कांटेक्ट नंबर है. इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉल नंबर है. ठीक, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आप उसमें जो भी क्वेरी पूछेंगे मैं उसका आंसर दूंगा. ठीक, तो आई होप आपको ये सब चीज समझ में आया. बहुत बहुत धन्यवाद.